बच्चों हमने कल प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़े थे, कौन कौन से थे? पहला कौन सा था? लिटरल कंस्ट्रक्शन, जैसा दिया है वैसा उसको अंडरस्टैंड करो और उसमें कोई भी एडिशन डिलीशन नहीं करना है कोड्स को। दूसरा मिसचीफ रूल, मिसचीफ रूल यानी अगर ड्राफ्टमेंट से कोई गलती हो गई, कोई हार्म को क्लैरिटी नहीं है, तो अगर लॉ में कोई हार्म है, ठीक है, तो उसके बाद जज क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते हैं और उसकी क्लैरिटी दे सकते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, अगर कोई वर्ड को डिफाइन प्रॉपरली नहीं किया है तो जो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, जो एक्चुअल इंटेंशन ऑफ द लॉ था, वो पर्पस फुलफिल करने के लिए जज वहां पे ये रूल अप्लाई करेंगे। चौथा कौन सा था? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, मतलब दो एक्ट्स के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो दोनों को इफेक्ट हमको देना है, प्लस हमको दोनों एक्ट्स के बीच में हार्मनी लेके आनी है। उसके बाद फिर बच्चों क्या पढ़ा था? एडजस्टम जेनरस, जिसमें सीरीज चलती है। इन्होंने वर्ड क्या यूज किया है? एनुमरेशन, ठीक है। तो क्लास ऑफ एनुमरेशन, स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज होती है एनुमरेशन की, और रूल्स है क्या? नहीं थे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। पहला देखो, एक्सप्रेसो यूनिस एस्ट एक्सक्लूजिया ऑल्टरियस। जब आप ये पढ़ रहे हो एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट तो समझ नहीं आया मैम। एक्सक्लूजिया यानी शायद एक्सक्लूडेड रिलेट होगा, ठीक है। ऑल्टरियस यानी ऑल्टर से रिलेटेड होगा, ठीक है। दिस लैटिन मैक्सिम मीन्स एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अनदर, ठीक है। अब तुमको पहली चीज याद कैसे करना है, तुमको ये एक दो वर्ड्स और इसके याद होने चाहिए मैक्सिम के, कि अगर पूछे तो तुरंत हिट कर जाए कि क्या पूछा है। इसका मीनिंग, मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ another. This phrase indicates that items not on the list are assumed not to be covered by the statute. जो मेंशन नहीं है वो अपने मन से ऐड नहीं करना है हमको, ठीक है। तो जो मेंशनड है उसका मीनिंग एज इट इज ले लो, उसके अलावा कोई भी ऑल्टरेशंस अलाउड नहीं है। In other words, when something is mentioned expressly in the statute, it should be presumed that some बाकी चीजों को एक्सक्लूड ही करना है। जो मेंशन नहीं है वो क्या है? एक्सक्लूडेड है। पहले एग्जाम्पल देखो, सेक्शन 197 पढ़ा है क्या अभी तक कंपनीज एक्ट का? नहीं पहुंचे ना अभी तक 197 तक? हाँ, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ठीक है। इसमें क्या बोलता है वो? स्टेट्स दैट नेट प्रॉफिट हैज टू बी कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एक मेथड दिया हुआ है 198 में कि क्या क्या नेट प्रॉफिट में इंक्लूड करना है और क्या क्या एक्सक्लूड। तो इसके अलावा और कोई भी चीज इंक्लूड और एक्सक्लूड आपको नहीं करनी। तो जो चीज 198 में मेंशन्ड है, भले वो चीज कोई और एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में हो सकता है नेट प्रॉफिट की अलग डेफिनेशन हो, ठीक है, लेकिन वो बोल रहे हैं जब आप मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करोगे उसके लिए आपको नेट प्रॉफिट का ही आप उसको कुछ परसेंट देते हो, तो आप वो 198 के हिसाब से ही कैलकुलेट करो। ये एक एग्जाम्पल है एक्सप्रेसियो यूनिस एक्सक्लूजा ऑल्टरिस, मतलब वन थिंग इज मेंशन्ड मींस डजंट मीन एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। अब it means legislation exclusively wants a company to calculate net profit as per this section for the purpose of calculation of managerial remuneration. No other method of calculating of net profit should be adopted. ठीक है, मतलब याद रखो, एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। जो चीज मेंशन है उसको एज इट इज करो और बाकी चीजों को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, उसको कभी भी ऑल्टर करने की जरूरत भी नहीं है। जब क्लियरली मेंशन कर दिया इसको इधर पे ये सेक्शन अप्लाई करना है तो एज इट इज वही सेक्शन अप्लाई करना है। दूसरा बच्चों, कंटेम्पोरियन एक्सपोशिया एस्ट ऑप्टीमिया एस्ट फॉर्टिस्मा इन लेगे। अब अगर तुमको इसमें से ये एफ वाला वर्ड भी याद रह गया, ठीक है, तो तुमको मैक्सिम याद आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? शुड बी रेड इन अ मैनर एज इट वुड बी रीड व्हेन इट वाज मेड। इसका मतलब बच्चों समझ रहे हो, जब लॉ मेकर ने ये बनाया हो था तो उस टाइम पे उसने क्या सोच के बनाया होगा, हमेशा लॉ को वैसे रीड करो। ये रूल वो आपको बताता है कि लॉ मेकर के टाइम पे उसके सामने क्या सिचुएशन। अभी हम जब टीपी एक्ट पहले पढ़ते थे उसमें था कि अगर 100 रुपए से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो रजिस्ट्री करानी है। अभी हंसी आती है, 100 रुपए की कौन सी लैंड मिलती होगी, ठीक है, 1000 रुपीज की कौन सी लैंड आती है। लेकिन उनने उस टाइम को सोच के बनाया था जब लैंड इतने रुपीस की थी या फिर इतनी रेवेन्यू उसमें कवर होती थी,
ठीक है, इन अ मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी इट वुड बी अनरिजनेबल टू रिस्ट्रिक्ट द इंटेंशन ऑफ अ लेजिस्लेचर टू मीन द आर्टिकल टू द वर्ड्स यूज्ड एट द टाइम वाज लॉ मेड। मतलब ये बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी उन लोगों की जिन्होंने उस टाइम कुछ इंटेंशन क्रिएट किया था, और लॉ हमेशा बच्चों आगे का सोच के बनता है। ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस शायद कभी हुए भी नहीं होंगे, पर लॉ में मेंशन्ड है कि शायद एक इंसान ऐसे भी ऑफेंस कर सकता है। तो ये बहुत ही अनरीजनेबल हो जाएगा अगर हम उनके इंटेंशन को कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे या उनके इंटेंशन को समझने की भी कोशिश नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ स्टैट्यूट मस्ट बी गिवन द मीनिंग एज दे हैड मेड एट द टाइम ऑफ इनएक्टमेंट। एप्लीकेबिलिटी जहां पे लैंग्वेज अनक्लियर हो, ठीक है, एम्बिगुअस हो। अब द रूल विल अप्लाई इन अ न्यू एक्ट, नॉट अप्लाई इन अ न्यू एक्ट। जब नया एक्ट बनता है तो उसमें नहीं होगा क्योंकि तो फ्रेशली बना है और उसमें क्लैरिटी है। तो जब पुराने टाइम पे कोई बात बनी हुई थी और क्लैरिटी नहीं है तब आपको ये रूल लगाना है। एग्जाम्पल, if a statute mention a particular document should be preserved in a written form, it will also include a printed document। क्योंकि पहले बच्चों क्या होता था, सिर्फ written documents होते, प्रिंट वगैरह तो कुछ होते ही नहीं थे। जब हमने एविडेंस पढ़ा तब अभी उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है कि कैमरा रिकॉर्डिंग्स और ये सब भी, अब वो फ्रेश एक्ट है तो तुमको उसमें कुछ वैसा सोचने की तो जरूरत है नहीं कि इसमें और भी कुछ इंक्लूड हो सकता है क्या। जब तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ रहे थे उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो अब रूल्स में आई हैं, लेकिन जब हम एक्ट पढ़ रहे थे मतलब ओल्ड वालों को, बच्चों को एक्ट में वो नए नए रूल्स नहीं थे। पर तुम जब पढ़ोगे तो तुम हमेशा इस इंटेंशन से पढ़ोगे कि एज इट वाज मेड अर्लियर, तो इसी सोच के वो बनाया था। भले वो 2000 का है, आज हम 23 में आ गए, तो 2000 में इसी सोच को बनाया था कि आईटी सेक्टर इतना आगे जाएगा कि आगे इसको लेके भी ऑल्टरेशन डैमेजेस होने लगेंगे तो लोगों को कॉम्पनसेशन की जरूरत पड़ेगी। भाई इतना कंप्यूटर को लेके लोग हार्म कर सकते हैं। आज की डेट में कंप्यूटर से ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गए, लैपटॉप हो गया, मैकबुक हो गया, जो नेक्स्ट लेवल कांड करवा सकते हैं। ठीक है, तो आईटी एक्ट बनाते टाइम उनका क्या इंटेंशन था वो हमेशा पुटअप रखना पड़ेगा। As an over passage of the time with advancement of the technology, printed document will also be included in manuscript document। ठीक है, तो मतलब उनका मकसद हमेशा ध्यान में रखना है। जब बच्चों अगर वर्ड होगा exclusio alterius, इसका मतलब क्या समझोगे? One thing mentioned, expressly mentioned should implied that other should has to be excluded। ठीक है, दूसरा अगर वर्ड आ गया fortisma, ठीक है, अगर वर्ड आया fortisma तो जब भी लॉ पढ़ोगे तो मतलब इट शुड बी रीड इन अ मैनर एज इट वाज मेड अर्लियर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, नॉस्टरियस अ सॉशियस, नॉस्किटर अ सॉशियस। अगर वर्ड आता है नॉस्किटर, ठीक है, तो तुम्हें याद करना है इट इज नोन बाय इट्स associates। The word in the act should be read in a correlation to its companion words। मतलब कि अगर एक वर्ड दिया तो उसके और भी अगर synonyms है तो उसको भी कवर करो। कैसे? If two or more words capable of analogs or parallel meaning grouped together, they take color of each other। जैसे कि बच्चों example, plant and trees, plant and machinery। ठीक है, जब प्लांट एंड ट्रीज लिखा होगा लॉ में तो हर वो चीज को अंडरस्टैंड करोगे जो ट्रीज प्लांट्स, मतलब यहां पे प्लांट का मतलब क्या है? जो पेड़ पौधों की बात हो रही, यहां पे प्लांट का मतलब पेड़ पौधे हैं क्या? नहीं, तो उसको इस कलर में ढाल दो जब वो आगे मशीनरी का वर्ड लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक वर्ड को दूसरे के कलर में बैठाने की कोशिश करो क्योंकि इस वर्ड के तो दो मीनिंग हो सकते हैं। इस वर्ड का मतलब ट्रीज भी होता है, इस वर्ड का मतलब कुछ मशीन भी होता है, तो वो दूसरे के कलर में ढल जाएगा। ठीक है, तो इट इज नोन बाय इट्स एसोसिएट, तो उसका सब्सिक्वेंट वर्ड है, उसका एसोसिएटेड वर्ड है, उससे तुमने कवर किया कि ये क्या, इसका क्या मीनिंग है। तो ये कौन सा रूल है? नॉस्किटर एसोसिस। ठीक है, एसोसिस से यानी एसोसिएट से याद आ जाएगा। अब in other words, meaning of a word should be derived from its associated word। इसमें भी वही दिया कि plant if used in case of plants and trees should be interpreted as shrub, herbs, bushes, grasses, vines or ferns, whereas plant in use plant machinery is kind of equipments। Plant can take color from its associated word। ठीक है, एक ये रूल हो गया। फर्स्ट वाला कौन सा था? एक्सक्लूजिया। दूसरा वाला फिश फॉरेस्टमा। ठीक है, फॉट्समा है, पॉट्समा। ठीक है, थर्ड क्या है? नॉसिटर।
नॉस्किटर, नॉस्किटर, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में बोल रहा था वो कि दूसरी चीजों को एक्सक्लूड कर दो अगर एक चीज क्लियरली मेंशन्ड है तो। दूसरे वर्ड में, दूसरे वाले में रीज एट एज इट वॉज मेड अर्लियर, ठीक है, तो उस इंटेंशन के साथ। थर्ड वाला नोन बाय इट्स एसोसिएट्स, जो उसके कलर्स के हिसाब से आ जाए। अब स्ट्रिक्ट एंड लिबरल, ठीक है। द टू कॉन्सेप्ट्स होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन रिगार्ड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सबसे पहले तुमको पता है स्ट्रिक्ट और लिबरल। लिबरल यानी इजीली ले लो, ठीक है, उसमें ज्यादा भी तामझाम नहीं करना। और स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन यानी डीपली एकदम अप्लाई करना है कि एज इट इज इट हैज बीन मेंशन्ड। दो वर्ड्स हैं, स्ट्रिक्ट और लिबरल। स्ट्रिक्ट को हम बोलते हैं हार्ड बाउंड ऑल्सो, ठीक है। Word would mean to be the one which rigid and firm ground the basis, and liberal would suggest being a more flexible and adaptable to the situation or circumstances. ये पहले उन दोनों की मीनिंग बताया उन्होंने, स्ट्रिक्ट और लिबरल का। जो स्ट्रिक्ट का मतलब होता है वो क्या होता है बच्चों? रिजिड एंड ग्राउंड बेसिस, ठीक है। और लिबरल मतलब मोर फ्लेक्सिबल एंड इजिली अडेप्टेड एज पर द circumstances. अब एक से उन्होंने समझाया स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं। फॉर इंस्टेंस व्हेन एन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर पनिशमेंट ऑफ कॉजिंग wound by cutting and stabbing, accused could be caused by biting, it would not cover the provision as cutting and stab. Strict construction जब लिख दिया cutting and stabbing की punishment, suppose cutting and stabbing की punishment suppose 10 years है, ठीक है, तो biting की भी 10 years होगी क्या? नहीं, ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। अगर जब हम पढ़ते हैं थेफ्ट लिखा था तो हम क्लियरली पढ़ रहे थे उसके एसेंशियल्स। जब मैं तुम लोगों को एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पढ़ा रही थी उस ऑफेंस के, तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर ये होगा ये होगा ये होगा तो ही हम उसको क्या बोलेंगे? थेफ्ट बोलेंगे। अगर थेफ्ट होगा तो फिर वही पनिशमेंट 3 साल और फाइन और बोथ। अब जब तुम पढ़ रहे हो उसमें कुछ और चीज इंक्लूड करने जाओगे तो वो क्या हो जा रहा था? एक्सटॉर्शन हो जा रहा था। फिर और चीज इंक्लूड करने जा रहे थे तो रॉबरी डकैती में कवर हो रहा था। जब 5 से ज्यादा लोग थे तो क्या कवर हो रहा था? डकैती कवर हो रहा था। ये स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन है, मतलब 5 से कम लोग तो तुम क्या उसको बोलोगे इन्होंने आके हमारे यहाँ डकैती की, इनको वही पनिशमेंट लगाओ? नहीं बोल सकते, ये स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसमें लोग बोल रहे हैं कि एक पनिशमेंट हमने बताई थी कटिंग और स्टैबिंग के लिए, तो वो बाइटिंग के लिए भी सेम पनिशमेंट नहीं होगी। अब लिबरल कंस्ट्रक्शन में होता है कि हम इसको चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल है। Literal construction follow a more flexible approach and they do not swear by the words of the act. This rule believes in variety of meaning and word in regard of any statute. Liberal construction do not stick themselves to one मीनिंग। जैसे कटिंग और स्टैबिंग एक मीनिंग पे रुक गए थे, लिबरल कंस्ट्रक्शन एक मीनिंग पे नहीं स्टिक करते, उसके और भी मीनिंग्स हम निकाल सकते हैं। फर्दर दे वुड ट्राई टू ब्रिंग सम ऑल्टरनेटिव्स टू द वर्ड व्हिच वुड सूट बेस्ट द सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन। जनरली लेबर एंड वेलफेयर लॉज, लिबरल कंस्ट्रक्शन इज प्राइमरी फोकस इन एनैक्टमेंट और टू प्रोवाइड बेनिफिट्स। तो अगर ऐसे एक्ट जैसे हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें कहीं पे भी वो कंट्रोल नहीं करेंगे। कंज्यूमर की डेफिनेशन उन्होंने वाज दे दी। अब कहीं कहीं अगर आप बोलते हो कि हम कंज्यूमर है तो आप एंटर कर सकते हो कंज्यूमर की अगर आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो, तो हम उनको बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन निकाल लो, पर इतनी फ्लेक्सिबल है वो डेफिनेशन कि उसमें और भी चीजों को हम कवर कर सकते हैं। अगर तुम देखोगे डेफिशिएंसी, उन्होंने क्लियरली बहुत सारे कॉमा कॉमा करके बहुत सारे वर्ड्स दे दिए कि डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, और 2 पॉइंटर्स में अब उन्होंने ये भी दे दिया कि नेग्लिजेंस को भी डेफिशिएंसी में आप कवर कर सकते हो। तो ऐसे कोई एक्शंस जो उसमें आ रहे हैं तो उसको भी हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कवर कर रहे थे। उसमें हमने केस भी पढ़ा था कॉम्पनसेशन से रिलेटेड, अगर किसी को याद हो तो, ये इंश्योरेंस वाले कॉम्पनसेशन वाले इंश्योरेंस एक्ट भी पढ़ा था कि क्या उसके एम्प्लॉयर को हम कवर करेंगे कि नहीं। तो वैसे वो जो डेफिनेशंस है ना कई बार इतनी वास्ट होती हैं कि उसमें आप और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट मतलब वेरी हार्ड बाउंड और लिबरल मतलब मोर फ्लेक्सिबल एंड इजीली अडेप्टेबल। ये एक लास्ट रूल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, जिसमें आप दोनों को बस मीनिंग एक्सप्लेन करना है। तो अब हमारे सारे रूल्स हो गए, ठीक है। अब पहले हमको सेकेंडरी रूल्स, प्राइमरी पता है, सेकेंडरी में बोलते हैं एक्सक्लूजिया अल्टेरियस, जिसमें एक्सप्रेस मेंशन वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। फिर दूसरा हमने पढ़ा फोर्टिस्मा, जो पूरा है जिसका मतलब इट हैज टू बी रीड एज इट वाज मेड, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है नॉस्किटर, ठीक है, जिसका मतलब है
इट इज नोन बाय इट्स एसोसिएट्स, दूसरे के कलर्स में वो ढल जाता है। और स्ट्रिक्ट एंड लिबरल, स्ट्रिक्ट मतलब वेरी हार्ड बाउंड, लिबरल वाले मोर फ्लेक्सिबल एंड इजिली अडेप्टेबल। स्ट्रिक्ट के साथ तुम और दो वर्ड याद कर सकते हो, एक तो ग्राउंड बेसिस और रिजिड, ठीक है, ग्राउंड बेसिस। चलो बच्चों, ये मैंने पढ़ने बोला था एक्सटर्नल इंटरनल एड, ठीक है, हाँ नहीं पहुंचे, आज पहुंच गए, ठीक है। अब देखो इसमें ये तो तुम पढ़ोगे, मैं तुम्हें पहले एक्सटर्नल बताती हूँ। कल हमने इंटरनल तो डिस्कस किए थे, ठीक है, एक्सटर्नल बताती हूँ। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, ठीक है, ये एक्सटर्नल एड हो गया क्योंकि लॉ में तो कहीं लिखते नहीं है हम पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, कहीं मेंशन करते हैं क्या? नहीं करते। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री क्या होता है, कई बार हमें देखना पड़ता है वो स्पीच जिस स्पीच में बिल पास हुआ है, ठीक है। अब जीएसटी एक एग्जाम्पल, जीएसटी कब से चल रहा है? आया अभी है, ठीक है, लेकिन आने के लिए तो बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहा है। अब उसका कभी कभी लॉ पढ़ने के लिए आपको पार्लियामेंट्री हिस्ट्री वाला एड यूज करना पड़ता है। जैसे लॉ आया तो अब जीएसटी, बहुत लोगों के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज थे। जब ट्रेन में जाते हैं तो बहुत सारे अंकल लोग यही बात करते हैं, नेताओं की, टैक्स की, ठीक है, बहुत सारे अंकल लोग एकदम जो बिल्कुल एंड एज में है, ठीक है, और उनका डिस्कशन होता है कि देश का विकास नहीं हो रहा है। उनका डिस्कशन होता है, एक बोलेगा जीएसटी बहुत अच्छा है, एक बोलेगा जीएसटी बहुत बेकार है। सपोज उनके सामने हम लॉ बुक्स रख दें, जीएसटी की लॉ बुक्स, ठीक है। अब एक बोलेगा क्या तो बढ़िया है, लॉ लिखा है, इसका इंटरप्रिटेशन ही बढ़िया है। जो दूसरा बोलेगा नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये कौन सा टैक्स है कि हर महीने हर 3 महीने में भरना होता है, ये क्या बात है गुड्स और सर्विसेज में टैक्स लगाना है। अब वो जो अंकल है जो खुश नहीं है, उनको समझाने के लिए अगर हम पार्लियामेंट्री हिस्ट्री रख दें कि सर सुनिए ये बिल ना इस वजह से पास हुआ है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये चीज स्पीच में क्लियर की थी कि आखिर ये एक्ट हम क्यों ला रहे हैं, तब अगर वो पढ़ने जाएंगे ना तो उनका इंटरप्रिटेशन थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा क्योंकि वो एक्चुअल पर्पस तो उसमें लिखा है, पर कुछ रेफरेंसेस अगर वो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में कि आखिर इतना क्या सोच लिया उनने कि आगे जीएसटी बहुत आगे जाएगा और आगे जीएसटी बहुत काम का एक्ट है, वो एक्चुअल में बहुत अच्छा एक्ट है, पर जिनके इसको लेके व्यूज नहीं है या जो इस एक्ट को प्रॉपरली इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहे, उनको पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का रेफरेंस जो कि एक एक्सटर्नल एड काम आता है टू अंडरस्टैंड द लॉ व्हाई इट हैज बीन मेड या पास्ड। स्पीच ओवर द बिल गिवन एट द टाइम व्हेन द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड कैन हेल्प टू इंटरप्रेट द एक्ट। रेफरेंस टू रिपोर्ट ऑफ कमिटी, ये पता है तुम लोगों को बहुत सारी कमिटीज भी करते हैं। कंपटीशन में कौन कौन सी थी कमिटीज? राघवन कमेटी, साचार कमेटी। इन लोगों ने क्या बोला था कि कंपटीशन एक्ट आना चाहिए। ये ऐसे 2 कमिटीज थे जिसमें सक्सेस राघवन कमेटी हुई थी, ठीक है। अब तुम लोग का एनसीएलटी जे ईरानी कमेटी ने बोला था कि एनसीएलटी जे ईरानी जी की कमेटी बैठी हुई थी। अब ये जो कमिटीज जो बोलती है इनकी रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। ये इन्होंने ये बोल दिया, हमने लॉ में से ये पढ़ा है कि इन्होंने रेफर किया था। हमने एक जो बच्चों ने कंपटीशन नहीं पढ़ा, मैं एक बार थोड़ा वो दे देती हूँ। इसमें क्या हुआ था कि राघवन कमेटी ने, कंपटीशन एक्ट समझते हो ना कि मार्केट में जितना कंपटीशन हो रहा है बिजनेस को लेके, उसके लिए वो एक्ट आया था, कुछ भी नेगेटिव एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज ना हो। उनका कहना था राघवन कमेटी का कि भाई इंटरनेशनली लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं और हमें भी आगे बढ़ना है व्हेन इट कम्स टू अ ट्रेड थिंग, ठीक है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन एक्ट लाना पड़ेगा क्योंकि जब 2 बिजनेसमैन कंपीट करेंगे तो वो ऑफकोर्स कुछ नया लेके आएंगे, ठीक है। अब हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देख लिए कि आए दिन कंपटीशन हो रहा है, आए दिन स्टार्टअप्स हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। अब उसको वो कंपटीशन फेयर है इसलिए उन्होंने वो एक्ट लेके आया और ये एक्ट इंटरनेशनली एप्लीकेबल था। इस कमेटी की हमने सिर्फ ये 2-3 लाइंस पढ़ी हैं, ठीक है, पर उनकी एक कंप्लीट रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने सब कुछ मेंशन किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे केसेस मेंशन किए, जिनमें उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेंशन किए कि क्यों हमारे लिए एक्ट बहुत जरूरी है, जिसमें उन्होंने ऐसी भी चीजें मेंशन की जो एक्ट में इंक्लूड होनी चाहिए और हुई भी हैं, कुछ ऐसी चीजें जो एक्ट में इंक्लूड करी भी नहीं है उन्होंने, ठीक है। ये रेफरेंस जो रिपोर्ट होती है ना, ये भी बहुत इजी होती है टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये एक्ट आया क्यों है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चों जो लॉ में नहीं लिखी थी। जब हमने कंपटीशन एक्ट स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में उन्होंने हमें साचार कमेटी के बारे में बता दिया था, राघवन कमेटी, उससे हमको समझ आया था ना कि आखिर कंपटीशन एक्ट क्यों लेके आ रहे हैं, क्यों, किसने बोला ये हमको समझ आया, पर क्यों लेके आना चाहते, क्योंकि ये बात तो लॉ में कहीं लिखी ही नहीं है कि इंटरनेशनली इतना आगे बढ़ गया, ये उस रिपोर्ट में लिखी थी,
ठीक है, तो ये एक रेफरेंस है, ये एक एड है जो इंटरप्रिटेशन में वो यूज कर पाए, और उन्होंने सोचो लॉ में भी दिया है। ठीक है, एनसीएलटी, अगर तुमसे कोई भी पूछे एनसीएलटी के बारे में बताओ, तो तुम पहले इंट्रोड्यूस ही ऐसे करोगे कि यार वो कंपनीज का एक वो है, और एक ऐसी कमेटी थी जे ईरानी जिन्होंने ये रेकमेंड किया कि हमें कंपनीज की, क्योंकि मैटर्स बहुत बढ़ गए हैं, तो हमें उनका एक अलग कोर्ट होना चाहिए, अलग टाइप के एक्सपीरियंस जजेस चाहिए जो कंपनीज के मैटर्स को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें, एक वही स्पीडी डिस्पोजल वाला, सिंगल विंडो होनी चाहिए। यही पॉइंटर्स जे ईरानी की रिपोर्ट में लिखे थे। अब एनसीएलटी का जो एक्ट है वो तुम पढ़ने जाओगे, अगर मैं तुमको पहले ये इंट्रो दे दूं कि यार जे ईरानी की रिपोर्ट में उन्होंने ये 3 एडवांटेज बताए थे कि सिंगल विंडो है, इजी है, और नेक्स्ट हाई लेवल जजेस बैठते हैं, इसमें सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस बैठते हैं, तो अब तुम्हारे लिए इजी होगा टू अंडरस्टैंड द एक्ट। जब मैंने तुम्हें कंपटीशन का ये वाला बता दिया कि इस कमेटी ने, तो इजी है, रेफरेंस के लिए इजी है, एटलीस्ट हम रेफर कर सकते हैं कि हाँ इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है, इसलिए इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से आ रहा है। द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच द एक्ट वाज इनैक्टेड कैन बी रेफर्ड टू फाइंड आउट द बैकग्राउंड एंड द मिस्ट्री फॉर विच द एक्ट वाज इनैक्टेड। तो हमें उससे मिस्ट्री भी समझ आ गई ना, जब उन्होंने बहुत सारे केसेस उसमें मेंशन किए। रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट्स, ये भी समझ आ गया होगा, कई बार हमें कोई और एक्ट भी खोलना पड़ता है टू जस्ट चेक कि आखिर यहाँ पे ये चीज क्यों मेंशन्ड है, इंटरप्रिटेशन के लिए। अगर कंपनीज एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट का लिखा है तो तुम्हें एक बार खोलना तो पड़ेगा ही, आखिर आईटी एक्ट में क्या लिखा है। अभी हमने इतने एक्ट्स पढ़े, हर जगह लिखा होता है, सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ते इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेंशन था कि इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स हैं, वैलिड एसेंशियल्स। अगर सेल ऑफ गुड एक्ट के एसेंशियल्स पूछूं मैं तुमसे तो बायलैटरल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स, और फिर प्राइस होना चाहिए, मनी होना चाहिए, यही था। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या उसमें मेंशन थे? नहीं थे, तुमको रेफरेंस के लिए देखना पड़ेगा। बहुत जगह हम रेफरेंस देखते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी का टीपी एक्ट देख लो, टीपी एक्ट में देखा था जनरल क्लॉजेस एक्ट देख लो, ऐसी जगह पे तुमको दूसरा एक्ट रेफर करना पड़ेगा ही, तो वो भी एक पार्ट है, रेफरेंस है, वो एक्सटर्नल एड है। ठीक है, इफ रेफरेंस इज मेड टू अनदर एक्ट व्हाइल इंटरप्रिटेटिंग अ स्टैट्यूट देन बोथ द एक्ट शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड हार्मोनाइज, क्योंकि तुमको चेक करना पड़ेगा ये एक्ट पढ़ने के लिए भी कि उसमें क्या चीज डिफाइंड है। डिक्शनरीज यूज होंगी, एक्सटर्नल एड है, जनरल वर्ड्स हैं जिनको कहीं डिफाइन नहीं किया, जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी लिखा था कि डिक्शनरी वर्ड के मीनिंग्स को एज डिक्शनरी लेनी है, तो ये भी तुम्हारा क्या है, एक एक्सटर्नल एड, कि लॉ को समझने के लिए तुमको एक डिक्शनरी भी यूज करनी पड़ेगी। पहली बच्चों क्या थी? पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। दूसरा क्या था? रेफरेंस रिपोर्ट ऑफ द कमिटीज। थर्ड क्या था? रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट्स, और फिर डिक्शनरीज। फिर एक है जुडिशियल डिसीजंस, ये तो तुमको पता ही है, हर जगह कितने सारे चीजें हैं जो तुम्हारे को समझाने के लिए भी जब केस लॉ लेके आओ तो तुमको इजीली समझ आ जाता है कि बच्चों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था तो देखो कैसे ये अप्लाई हुआ है। कई बार अभी भी हमने जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट भी समझा, एक रूल समझने के लिए भी, अगर तुमको मैं एक केस लॉ समझा रही थी तुम्हें वो रूल इजीली समझ आ रहा था, तो इंटरप्रिटेशन के लिए कई बार जुडिशियल डिसीजंस भी हमको समझने पड़ते हैं कि एक्चुअल में वो क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रीवियस judicial decision can also be used by the courts to interpret. First preference should be given to Indian decisions, और फिर foreign decisions भी हमें यूज आते हैं कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ब्रिटिश लॉज हैं तो फॉरेन डिसीजंस भी हमें काम आते हैं। टेक्निकल एंड सोशल कंडीशन, चेंज इन सोशल एंड टेक्निकल कंडीशन शुड आल्सो बी गिवन ड्यू वेटेज टू इंटरप्रेट अ स्टैट्यूट। कई बार बहुत सारी चीजें जो लॉ में नहीं मेंशन्ड है पर सोशली वो चीज बहुत आगे आ गई है। अब जैसे पहले ईमेल वगैरह को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, अब हम मानते हैं कि ईमेल वाला डॉक्यूमेंट लीगल है। आज की डेट में बच्चों कई कुछ केसेस में, बहुत ही रेयर केसेस में व्हाट्सएप वाला मैसेज भी वैलिड मान लिया जाता है। व्हाट्सएप क्या है? जस्ट एन ऐप, पर क्योंकि उसमें आपने इनवॉइस भेज दिया था विद अ मैसेज, ठीक है, उसमें आपने जीपे का स्क्रीनशॉट भेज दिया था तो वो भी पेमेंट को, तो विद द सोशल चेंज जजेस को इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट के लिए ये सब भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तुमसे वो पूछेंगे अगर बच्चों एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, चल जल्दी बताओ। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, reports of reference of reports of committee, reference of other statutes, judicial decisions, dictionaries और social and climate change। ठीक है, जो भी लिखा है, टेक्नोलॉजी एंड सोशल कंडीशंस। अब अगर तुमसे वो पूछे इंटरनल एड, ठीक है, इंटरनल एड में आ जाओ, पहले नाम याद करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सबके हमें मीनिंग्स पता है, हम कहीं ना कहीं इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है टाइटल, ठीक है, दूसरा है प्रीएम्बल, तीसरा है हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। मार्जिनल नोट्स कल बताए थे,
हेडिंग ऑफ द चैप्टर भी बताया था, फिर इंटरप्रिटेशन क्लॉज एंड डेफिनेशन, मतलब इसको स्लैश डेफिनेशन, ये मैंने बोलता डेफिनेशन है जिसमें हमने दो पढ़ी है, एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव। फिर प्रोवाइजो, जहां जहां को एक्ट्स में लिखा है बट प्रोवाइडेड दैट, जहां एक्सेप्शन दे देते हैं, कंपनी लॉ में तो बहुत जगह है प्रोवाइजो, बहुत सारी जगह। फिर इलस्ट्रेशंस, जहां पे हमने आईपीसी में देखा इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं वही चीज, और शेड्यूल्स। ठीक है, तो 9 क्या है, इंटरनल एड्स है, और 6 क्या है, एक्सटर्नल एड। तो इंटरनल एड याद करो सबसे पहले, टाइटल, प्रीएम्बल, हेडिंग टाइटल ऑफ द चैप्टर, मार्जिनल नोट्स, डेफिनेशन क्लॉज, प्रोवाइजो, इलस्ट्रेशंस, एक्सप्लेनेशंस और शेड्यूल्स। आई गेस ये बहुत अच्छा आंसर तुम बना सकते हो, 4 मार्क्स का आता ही है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कि इंटरनल या एक्सटर्नल एड बताओ। जब बच्चों टाइटल पूछे, मैं बताती जा रही हूँ क्या लिखना है। ठीक है, 2 चीजें बताना, लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल। जब टाइटल मतलब इंटरनल एड बताओगे और पहला पॉइंट लिखोगे टाइटल, तो बताना है लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल। लॉन्ग टाइटल जब वो क्लियरली जनरल टर्म्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट बताएं। शॉर्ट टाइटल यानी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्ट द नेम ऑफ द एक्ट या फिर वो चैप्टर। ठीक है, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में वो क्लियरली बताते हैं कि विच इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस दैट द प्रीएम्बल इज नॉट यूज्ड एज एन एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। If the words of the statute are ambiguous and not clear, then the preamble can be used to interpret the statute. मतलब तुमको अगर लॉ समझ आ रहा है तो तुमको preamble में जाने की जरूरत नहीं। बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत बार preamble को रेफर करना पड़ेगा कि आखिर preamble क्या बोलता है, आखिर preamble में क्या चीज मेंशन्ड है। ठीक है, तो अगर एक्ट क्लियर नहीं है तो तुमको preamble मतलब पर्पस ऑफ द एक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब हेडिंग एंड द टाइटल ऑफ द chapter. One view of heading can be referred to interpret the act whether or not it is ambiguity in the act. Another view states that heading can be referred only when if there is any ambiguity. और third, though heading cannot increase or decrease the clear meaning of a, पर वो एक इंटरनल एड है क्योंकि हर जगह चैप्टर का नाम आता है। अब मैंने कल जब तुम लोगों को बताया तो अपन पढ़ते शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लास्ट में कोई एक सेक्शन था, बता रही हूँ। चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। तुमको क्या लग रहा होगा इसमें मैम हर चीज ना जो शेयर्स और डिबेंचर्स है उसके रिलेटेड होगी। ठीक है, लेकिन इसमें कई बार कुछ और भी चीजें मेंशन्ड है, जैसे पावर टू नॉमिनेट। ठीक है, अब मैं तुमको एक और चीज दिखा रही हूं, मीटिंग एंड बोर्ड इट्स पावर। ठीक है, इसमें भी अब लोन टू डायरेक्टर्स क्यों आ गया, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनीज क्यों आ गया। कई बार ना चैप्टर के अंदर ऐसे ऐसे सेक्शंस होते हैं जो हमको क्लैरिटी नहीं देते हैं कि क्या इसी चैप्टर में सब कवर, आपको ढूंढना पड़ेगा फिर सेक्शन। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जब एम्बिगुअस है तब आप ये हेडिंग टाइटल रेफर करो, कि आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वो हेडिंग चैप्टर पढ़ो और फिर अंदर के सेक्शंस को ढूंढो। ठीक है, मार्जिनल नोट्स पता है साइड में प्रेफरली दे देते हैं कि एक पूरे सेक्शन को कैसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। मोर प्रेफर्ड व्यू, बच्चे अगर लॉ में हेडिंग टाइटल दिया है आपको, ठीक है, जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, कई बार उससे आपको अगर समझ आ जाए कि अंदर क्या क्या सेक्शंस हैं तो ठीक है। जैसे मेरे को काम करते करते पता चल गया कि किस सेक्शन में क्या डिटेल्स मिल जाएंगे। तुम अगर इंटरप्रिटेशन करने जाओगे तो जरूरी नहीं है कि तुमको कुछ सेक्शंस एकदम से क्लिक हो जाए लॉ पढ़ने के बाद, तो तुम्हें हेडिंग टाइटल क्लिक करके और सेक्शंस को देखना पड़ेगा। तो वो बोल रहे हैं जब आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो उसके डेप्थ में जाओ और फिर उसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है, मतलब अगर वो क्लियर नहीं है तो आपको फिर इंडिविजुअल सेक्शंस देखने पड़ेंगे। Marginal notes. More preferred view is that marginal notes should not be referred to interpret the act. Another view that marginal can be referred only if there is an ambiguity in the act. मतलब अगर आपको clear section का मतलब नहीं आ रहा है, तुम लोग को इतनी देर से स्क्रीन नहीं दिख रही थी क्या? मार्जिनल नोट्स, अगर तुमको सेक्शन नहीं समझ आ रहा है तो तुम पहले मार्जिनल नोट रेफर करो, उसको अंडरस्टैंड करो उसमें क्या लिखा है, फिर तुम्हें सेक्शन की क्लैरिटी हो जाएगी, तुम इजीली इंटरप्रिटेट कर पाओगे। अब इंटरप्रिटेशन क्लॉज एंड डेफिनेशन हमने पढ़ा है, एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव, वही दोनों इसमें लिखी हुई है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन और इंक्लूसिव डेफिनेशन। उसके बाद प्रोवाइजो, प्रोवाइजो सबको समझता है कि समझाऊं, जहां पे भी लिखा रहता है प्रोवाइडेड डेथ, मतलब कि जब एक सेक्शन आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं तुम लोग को एग्जांपल देती हूँ,
बहुत कुछ लिखा है कंपनी लॉ में। उसके बाद नीचे लिख देते हैं प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इतने सारे पॉइंट्स नहीं, एक दो पॉइंट्स बस कवर करने, तो वो एक एक्सेप्शन है, तो प्रोवाइजो को कहीं ना कहीं वो एक्सेप्शन के साथ कवर करने की कोशिश करते हैं। ये एक इंटरनल एड है। तो जो प्रोवाइजो है इज अ की टू इंटरप्रिटेशन, डज नॉट स्टेट अ जनरल रूल, इट इज एडेड द सेक्शन टू क्लैरिफाई और क्रिएट एन एक्सेप्शन और एड अ कंडीशन टू द मेन सेक्शन। ये मेन सेक्शन के बाद प्रोवाइडेड हमेशा पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। इलस्ट्रेशंस पता है, एग्जांपल अटैच टू द सेक्शन या कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ statute, explanation पता है, the time attached to a section to explain the meaning of words contained in the section, ये हमने जैसे आईपीसी में देखा है। schedules are the key to interpretation, form part of the statute, must be read together with the act, should provide even matter which is not covered by the main act but it cannot be contradict with the main act, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें जो एक्ट में नहीं लिखी होगी पर शेड्यूल में क्लियरली दी होगी, तो आप उसके साथ कवर करो पर उसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट मत करो, ठीक है, उसके साथ लेके चलो उसको। If the schedule and the act are inconsistent to each other, first a try to be made to harmonize both, and if a conflict is not, the act shall prevail. तो शेड्यूल के हिसाब से कौन प्रिवेल करेगा? ऑब्वियसली एक्ट। हमने शेड्यूल अभी तक सिर्फ लिमिटेशन, अभी इंडियन स्टैंप एक्ट देखेंगे उसमें भी शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है, कि आखिर किस किस, वैसे तो वो स्टेट मैटर है पर एक कुछ स्टैंप ड्यूटी होती है जो जनरली ऑल ओवर इंडिया यूज होती है, तो फिर उसमें भी शेड्यूल दिया होगा कि कौन सी जगह पे, किस चीज पे, कौन सी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे, कौन से डॉक्यूमेंट्स पे, शेयर्स पे, डिबेंचर्स पे कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तुम्हारे ये क्या हो गया? इंटरनल और एक्सटर्नल एड। बच्चों पहले हमने क्या पढ़े? प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? इंटरनल और एक्सटर्नल। ओल्ड वालों को सिर्फ ये 4 टॉपिक्स है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मीनिंग, नीड और फिर ये 4 मेन टॉपिक। अब प्रिजम्पशंस खोलो, एक मिनट। यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन, बच्चे जब हमने इंडियन डिसीजंस पढ़ा था अभी जजमेंट्स, उसमें क्लियरली मेंशन था कि आप हमेशा दूसरे जजेस के केसेस को यूज कर सकते हो एज एक्सटर्नल एड, कि कभी आपको कोई लॉ का मतलब नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या यूज कर सकते हो? जो इंडियन डिसीजंस है। अगर इंडियन डिसीजंस नहीं आए तो और कौन से रेफर कर सकते हो? फॉरेन डिसीजन, वही चीज मेंशन्ड है। प्रिजम्पशंस खोले सबने। With the statute meaning of this, when the meaning is not clear, there is no need for presumptions. But if the intention of the legislature is not clear, तो फिर presumptions use करने पड़ेंगे। मतलब क्लियर है लॉ तो कोई जरूरत नहीं है, लॉ क्लियर नहीं है तो फिर presumption। अब the words in a statute are used precisely and not loosely, ठीक है, तो फिर क्लियर है तो presumptions यूज करने की जरूरत नहीं है। presumptions कभी यूज किए हैं? हम ऐसा प्रिज्यूम करेंगे, बोलते हैं ना, तुम लोग भी मुझे बोलते हो मैम जनरल एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शनल एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद कई बार बताते हो कि यहाँ पे डीम्ड है, ये कई बार बताते हो यहाँ पे हम प्रिज्यूम करेंगे कि लॉ यहाँ पे ये चीज कहना चाहता है। अब ये जब कब बोलते हैं हम कि हम मान लेते हैं कि ये होगा? जब हमको नहीं समझ आ रहा है कुछ, जब हमको इंटरप्रिटेशन इतना ही बैठ रहा है कि यार इसका मतलब ये है, लेकिन अगर इसका ऐसा हुआ तो मान लेंगे कि जज इधर पे ये एक्शन लेके रहेंगे, ठीक है। तो ये एक बार तुम देख लेना। इससे रिलेटेड बच्चे कोई क्वेश्चन नहीं है, जैसे एग्जाम्पल देखो, द मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड इज रिक्वायर्ड फॉर अ क्रिमिनल एक्ट, तो जब मेंस रिया तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? क्रिमिनल एक्ट, ठीक है। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन दैट अ स्टैट्यूट क्रिएटिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस डज नॉट नीड टू अटैच लाइबिलिटी विदाउट अ गिल्टी इंटेंट, ठीक है। कई बार हमने ये भी पढ़ा है कि इंसान का गिल्टी माइंड नहीं भी हो, फिर भी हमने पढ़ा था एक्सेप्शंस, तो भी हम मेंस रिया कवर करेंगे और आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। रेलेक्टनेसनेस, नेग्लिजेंस के अलावा भी हमने ऐसे एक्ट्स पढ़े हैं जिसमें मेंस रिया नहीं था, फिर भी हम उनके अगेंस्ट एक्शन ले रहे थे। द जनरल रूल एप्लीकेबल टू क्रिमिनल केस, फिर वो वाला मैक्सिम दिया हुआ है, द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्टी अनलेस डन विद अ गिल्टी, यानी तो मेंस रिया का मतलब दिया हुआ है। तो कई बार हम प्रिज्यूम करते हैं कि हो सकता है इसका गिल्टी माइंड है या बाद में आ गया, या फिर गिल्टी माइंड नहीं भी है तो भी इसको हम क्रिमिनल ऑफेंस कवर करेंगे। कई बार गिल्टी माइंड है पर ऑफेंस एक्चुअल में नहीं है, तो गिल्टी माइंड पे भी हम पनिशमेंट लगाते, तो हम प्रिज्यूम करेंगे गिल्टी माइंड था और पनिशमेंट लगा दी, बोथ वेज प्रिज्यूम होते हैं, ठीक है। तो तुमको एक बार ये रीड करना है, ठीक है। अब देखो ओल्ड वालों का तो खत्म हो गया, क्लास में बैठना है तो बैठो, नहीं तो 15-20 मिनट्स चिल कर लो नेक्स्ट क्लास के पहले।
टॉपिक्स। ठीक है बच्चों, इसमें लास्ट में ना आपको एक टॉपिक है जी, पीडीएफ नहीं खुल रही, इसमें नहीं है, अलग से एक एक्ट है, लोगों को प्रॉपर चैप्टर था। ठीक है चलो, ये है एक लीगल टर्मिनोलॉजी एंड लीगल मैक्सिम्स। ठीक है बच्चों, ये तुमको एज इट इज याद करने पड़ेंगे, बिकॉज द माइट चांसेस दे कम, या ये फिर उन्होंने तुम्हारे सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए दिया है। जैसे कि ए प्रायरी फ्रॉम द एंटीसेंट टू द कॉन्सिक्वेंट, मतलब क्या है, पुराने से लेकर आगे तक। ठीक है, तुम्हें जैसे एक डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं ना, जैसे एक्सीशो मिक्शा यानी मिक्स्ड एक्शन, सिर्फ लैटिन वर्ड है और उसका एक इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। दिस माइट कम और नॉट, आई डोंट थिंक सो वो देंगे ये चीज, पर तुमको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, पर 2 मार्क्स में इसमें एक्सप्लेन क्या करोगे तुम? अगर वो लीगल मैक्सिम का एक मीनिंग हो सकता है वो तुमको जैसे 5 लीगल मैक्सिम और उसके एज इट इज, तो तुम इतना तो पढ़ के जाओ कि लिख सको, एटलीस्ट 5 में से 4 तो बने, तो इसलिए छोड़ना नहीं है इसको। ठीक है हाँ, होते हैं बच्चों, न्यू वालों को तो पक्का है। तुम लोगों को तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला ही होगा, जिसमें तुम्हें लेकिन ऐसा होगा कि सजेस्ट, मतलब चूज द राइट बिलो वाले, उसके बाद जो तुम चूज करोगे ना उसे तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा 2 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स के लिए एक छोटा एक्सप्लेनेशन, जैसे ट्रू फॉल्स बच्चे जैसे लिखते थे, पर यहाँ क्योंकि इंस्टीट्यूट है तो 2 मार्क्स के लिए एटलीस्ट पैराग्राफ तो तुमको मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी बुक में हर जगह है तो तुम उसको स्किप मत करना। हर टॉपिक के नीचे ऑलमोस्ट एक वो दिया हुआ है, ABCD, चूज द बिलो ऑप्शन, चूज एनी ऑप्शन विच एवर इज करेक्ट, वो बिल्कुल स्किप मत करना कभी भी नहीं। ठीक है, बहुत सारे दिए, किसी को नहीं समझ आए तो पूछ लेना। ठीक है, अब रीडिंग अ बेयर एक्ट एंड साइटेशन ऑफ केसेस। बेयर एक्ट समझते हो? बेयर एक्ट, बेयर एकदम जैसा बिल आया, जैसे जैसे मैंने कल खोला ई बुक जैसी थी, इट्स अ काइंड ऑफ बेयर एक्ट। ठीक है, कई टॉपिक्स ऐसे तुमको जो एज इट इज बेयर एक्ट के उठा के तुमको दिए हुए हैं, पर हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है, उसको एक परफॉर्म्ड वे में, एक प्रेजेंटेशन वे में उसको प्रेजेंट करता है। बेयर एक्ट में इतनी प्रेजेंटेशंस नहीं है, टॉपिक के ये तुम्हें वर्ड्स जो है ना ये बेयर एक्ट के देते हैं वो। ठीक है, मतलब तुम कवर तो कर रहे हो, पर जैसा बेयर एक्ट दिखता है ना वैसा नहीं है ये, बस प्रेजेंटेशन वैसा नहीं है जैसा बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का प्रेजेंटेशन दिखाऊं? काइंड ऑफ, यस, ये देखो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, कुछ भी हाँ टाइप्ड ही होता है ना वो, हाँ ऐसे दिखते हैं। और अब बेयर एक्ट्स की बुक्स भी आती है, वो ऐसे टाइपराइट नहीं होती हैं, वो प्रॉपरली होती हैं। ये ठीक है, जो बुक्स आती है बेयर एक्ट की वो ऐसे आती है, पहले वो बताता है आईपीसी, फिर अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस। तुम्हारी बुक में ऐसा कभी दिया है क्या चैप्टर 1 चैप्टर 2? नहीं, बेयर एक्ट में हमेशा ये देते। देखो प्रियम्बल अभी पढ़ा, सेक्शन वर्ड अभी समझा, प्रोवाइजो भी अंदर अंदर होंगे, फिर देखो डेफिनेशंस को क्लियरली दिया हुआ है, उसके बाद फिर चैप्टर ऑफ पनिशमेंट, तो एक एक सेक्शन के साथ जो रिपील हो गया वो भी मेंशन किया उन्होंने। फिर इसके बाद एक एक पॉइंट को उन्होंने, देखो ये लास्ट तक तुम्हारे सारे चैप्टर्स जाएंगे, सारे ऑफेंसेस। ये देखो टाइटल एंड एक्सटेंट ऑपरेशन ऑफ कोड, इसमें तो ठीक है। फिर ये जो नीचे देते हैं कि कब क्या कैसे आया, रेफरेंसेस जो तुम अभी पढ़ोगे, साइटेशंस, केस लॉज, ये नीचे देते हैं। जो जहां से मैंने एलएलबी किया ना बच्चे, हम बेयर एक्ट ही पढ़ते थे, बेयर एक्ट से ही एग्जाम देते थे। बेयर एक्ट को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हमको पढ़ाया समझाया बेयर एक्ट से जाता था, फिर हमको लाइब्रेरी भेजा जाता था कि वो मोटी मोटी बुक्स जो लॉ बुक्स आती हैं उससे बेयर एक्ट को कंपेयर करके अंडरस्टैंड कर लो कि क्या लिखा है उसमें। ठीक है, लेकिन हमको क्लासरूम्स में कभी भी कोई भी आउटसाइडर बुक्स अलाउड नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे लॉ कैसे होता है, बीकॉम कैसे देते हो विद्या पढ़ के? बीकॉम नहीं किया, अच्छा विद्या ही खरीदोगे। ठीक है,
और ही चिल है कॉलेज तो यार। चलो, रीडिंग अ बेयर एक्ट एंड साइटेशन ऑफ द केसेस। बच्चे हमने जब केस लॉस पढ़ते तब मैंने तुम लोगों को बताया था उसमें साइटेशंस दिए होते हैं, जैसे AIR, ऑल इंडिया रिपोर्टर, ठीक है। ये जब केस लॉ पढ़ते हो तो लिखा रहता है ना, AIR, SCC, SCJ, जो मैं तुम लोगों को बताती थी, ठीक है। अब देखो, बेयर एक्ट is the text of legislation passed by the parliament or state legislature. It is essential for the professionals with regulatory framework to understand a बेयर एक्ट। तो हमसे वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हमें बेयर एक्ट पढ़ते आना चाहिए, और वो एग्जैक्ट वो फॉर्म है जो पार्लियामेंट देता है। रीडिंग अ बेयर एक्ट लुक्स सिंपल बट इट बिकम्स डिफिकल्ट ड्यू टू लीगल लैंग्वेज। तो बेयर एक्ट थोड़ा काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें काफी लीगल लैंग्वेज ही दी होती है। तो अब बस वो बता रहे हैं कि इज अ रिक्वायर्स अ स्किल सच एज इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल, कमांड ओवर द लैंग्वेज विच एक्ट हैज बीन रिटन। तो अगर वो तुमसे पूछे रीडिंग बेयर एक्ट का मतलब, रीडिंग अ बेयर एक्ट वाला क्वेश्चन, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बेयर एक्ट क्या है, जो पार्लियामेंट ने दिया है, मतलब लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट ने दिया है। दूसरा, वो दिखने में सिंपल है पर पढ़ने में डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी लीगल लैंग्वेज दी है। जिसको बेयर एक्ट पढ़ते आता है उसको हम एक स्किल में कवर करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत चीजें कवर होती है, जैसे इंटरप्रिटेशनल स्किल्स, कॉम्प्रिहेंसिव, एनालिटिकल स्किल्स, और एक और स्किल दी हुई कमांड ओवर द लैंग्वेज जो रिटन है। ये होता है रीडिंग ऑफ बेयर एक्ट का मतलब, ठीक है। अब इसमें कवर किया हुआ है उन्होंने फ्यू इंपॉर्टेंट रूल्स। सबसे पहले, बेयर एक्ट शुड बी रीड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो लिखा है उस हिसाब से उसको पढ़ने की कोशिश करो। डेफिनेशन क्लॉज हर जगह रेफर करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको डेफिनेशंस में मिलेंगे। लिटरल इंटरप्रिटेशन शुड बी गिवन इनिशियली। लिटरल मतलब अब भी पढ़ा, फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल, जो बहुत सारे मीनिंग्स को कवर करे। तो इनिशियली आपको सोचना है कि ये लिटरल है। उसके बाद, ब्रेक द सेंटेंस बट अंडरस्टैंड द प्रोविजन एज होल। जब मैं तुमको लॉ समझाती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चे कॉमा, फुल स्टॉप, इसमें पॉज लो, इसको समझने की कोशिश करो। कॉमा के बाद वो कुछ और नया सेंटेंस बनाने की कोशिश, तो वो बोल रहे हैं कि हमेशा प्रोविजन को समझने के लिए सेंटेंस को ब्रेक करो। रीड, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द रूल वुड बी बेनिफिशियल। फिर इंटरप्रिटेशन के अब तो तुम्हें सारे रूल्स पता है, जहां तुम्हें लग रहा है वहां वो रूल अप्लाई करके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। रीड द अपडेटेड वर्जन ऑफ अ बेयर एक्ट। ऑलवेज, हमेशा अपडेटेड वर्जन, हर साल अपडेट वो कर देते हैं अगर कुछ भी अमेंडमेंट्स होते हैं तो। साइटेशन मतलब जो भी स्टैट्यूट, रिपोर्टेड केसेस या रेगुलेशन दिया हुआ है, मतलब हर लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए अगर उन्होंने कोई केस लॉज दिया हुआ है तो उस केस लॉ को वो मेंशन करते हैं, दिस वर्सेस दिस स्टेट ऑफ झारखंड करने के बाद फिर वो ये लिख देते हैं, नंबर एक लिखते हैं, केस नंबर होता है, फिर मैंने तुमको बताया था ये साइटेशन है, और फिर इसका भी अगर कोई ईयर है तो वो 2010, 2018 ऐसे मेंशन करते हैं। तो ऑल इंडिया रिपोर्टर यानी AIR, तो अगर तुम्हारे उसमें केस में AIR लिखा है तो बच्चे उसका मतलब क्या है, और तो ये तुम्हें जिंदगी भर याद रखना है। तुम एक कवर होते हो कंपनी सेक्रेटरी, तुमको ये साइटेशंस पता होने चाहिए। SCC यानी सुप्रीम कोर्ट केसेस, तो मतलब अगर पूरे केस का नाम के बाद SCC लिखा है मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ऑल इंडिया रिपोर्टर मतलब ऐसी बुक आती है जो ऑल इंडिया रिपोर्टर की होती है, ठीक है, तो उसमें यही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स ही मेंशन्ड है, तो ये वहां से उठा के लिखा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जर्नल, हर अपने कंपनी सेक्रेटरी की भी जर्नल आती है, तो सुप्रीम कोर्ट जर्नल प्रोड्यूस करते हैं एवरी ईयर, ठीक है, उसमें वो अपने बताए हुए जजमेंट्स को मेंशन करते हैं। तो अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट की जर्नल से उठा के आया तो तुम्हें वो मेंशन करना है। जब बच्चे तुम केस लड़ने जाते हो, कंपनी लॉ का केस लड़ने जाओगे, कंपनी सेक्रेटरी हो, NCLT में अपीयर हो सकते हो। अब कंपनी को रेफर करने के लिए तुम NCLT के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के केसेस मेंशन करोगे, तो तुम्हें वो बताना है केस का नाम, दिस वर्सेस दिस, और वो केस कहां से उठाया। तो सुप्रीम कोर्ट की जर्नल जो 2019 में आई थी उसका केस नंबर 982 ऐसे, ठीक है। तो दिस वर्सेस दिस 982 SCJ और 2019, दिस इज द वे टू राइट एन कंप्लीट केस। जब तुम केस लर्न भी करते हो, तुमको लर्न नहीं होते, तो मैं बोलती हूँ अच्छा बच्चे तुम दिस वर्सेस दिस बस याद कर लो या लीडिंग केस लिख लो। अब तुमको मीनिंग समझ आ गए तो शायद तुम याद कर पाओगे, ठीक है। AIR यानी ऑल इंडिया रिपोर्टर, SCC यानी सुप्रीम कोर्ट केसेस, SCJ यानी सुप्रीम कोर्ट जर्नल, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स यानी SCR, और DLT यानी दिल्ली लॉ टाइम्स, ये भी एक न्यूज वाले हैं।
कुछ डिफरेंस नहीं है बच्चे, हर कोई अपनी अपनी बुक्स प्रोड्यूस करता है, कुछ भी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स जो सुप्रीम कोर्ट से हमको आती हैं, रिपोर्ट्स आती है, जर्नल्स आते हैं, केसेस की बुक्स आती है। कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं जो खुद भी केस लॉज लिखते हैं और बुक बनाते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स है बच्चे, मनु पात्रा एक बहुत मेजर वेबसाइट है। अगर आप मनु पात्रा से लिख रहे हो तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने केस मनु पात्रा से उठाया, ठीक है। ये सब एक्सेप्टेबल लीगल वेबसाइट्स है। इसमें हाँ कंप्लीट जजमेंट्स होते हैं, कंप्लीट। और जजमेंट हमने पढ़ा है कि उसमें सब कुछ आता है, सब कुछ मेंशन होता है कि केस में पहले कौन था फिर क्या था, एवरीथिंग। तो उसमें सब कुछ कवर होता है। फिर वो जजमेंट से तुम ढूंढते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये चीज मेंशन की थी, अब ये मैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, चाहे इंटरप्रिटेशन में चाहे फिर केस लड़ने में। तो इंटरप्रिटेशन के लिए कई बार तुमको, अभी हमने पढ़ा साइटेशंस और ये सब हमें रेफर करने पड़ते हैं, पास केसेस। तो वो साइटेशंस जो साइट करते हैं, मतलब कोई भी केस को अगर आपको साइट करना है, मतलब एस वर्सेस जी, ठीक है, सपोज कंप्लीट नाम है एस वर्सेस जी, उसके बाद आपको लिखना है 928, फिर एससीसी और फिर 2018। तो बच्चे ये जो एससीसी है ना, ये यहां से साइटेड है, केस हमने यहां से उठाया है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रीडिंग अ बेयर एक्ट और साइटेशन। अब प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस पता है। प्रोस्पेक्टिव यानी, रेट्रोस्पेक्टिव तो सुना होगा बच्चों तुम लोगों ने, पीछे से कहीं अप्लाई होता है। अब कंपनीज एक्ट तुम्हारा अप्लाई लग गया है 2018। कोई चीज अगर 1950 2013 अगर कोई चीज तुम्हारे 1956 से अप्लाई हो रही, तुम क्या बोलोगी, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो रही है। नया एक्ट में नई चीज दी है, अगर 2018 में दी, तुम क्या बोलोगी, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो रही है, बस वही दिया हुआ है। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्रिएटिंग सब्सटैंटिव राइट्स और टेकिंग अवे सब्सटैंटिव राइट्स और ऑर्डिनरी प्रोस्पेक्टिव्स, मतलब पुराने चीजों को नए सब्सटैंटिव और ऐड करते गए, तो क्या बोलेंगे, प्रोस्पेक्टिव। अब जनरली, अब उसके बाद हियर दे आर, however they are retrospective only if by express words or by necessary implication in the legislature has been made them retrospective। पुरानी वाली चीज तब लगेगी जब स्पेसिफिकली मेंशन, नहीं तो हमेशा क्या लगती है, नई वाली चीज। तो अगर क्लियरली लिखा हो तो प्रोस्पेक्टिव, और अगर मेंशनड हो कि भाई ये पीछे वाली चीज से आके मेंशन होगा, तो फिर क्या बोलोगे, ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से कवर हो रहा है, ठीक है। Generally, an amendment in the substantive law is not retrospective unless expressly head down। मतलब कोई अमेंडमेंट आया तो तुम उसको क्या बोलोगे, प्रोस्पेक्टिव है। तो अगर उसमें कोई एक आध पॉइंट मेंशन्ड हो, जैसे सेबी रूल्स में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि अगर वो बोल रहे हैं कि अब ना एंजल फंड की डेफिनेशन ये होगी, ठीक है, तुम क्या बोलोगे, प्रोस्पेक्टिव डेफिनेशन है, 5 पॉइंट्स कवर किए, 6th पॉइंट में लिख दिया कि एज मेंशन्ड इन द अर्लियर डेफिनेशन, तो फिर उसको क्या बोलोगे, रेट्रोस्पेक्टिवली 6th पॉइंट यहां पे कवर हो रहा है क्योंकि क्लियरली वो मेंशन्ड है, ठीक है। ये हो गया हमारे प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। यूज ऑफ मे एंड शैल दोनों तुमको पता है, मुझे बस इतना बताओ कि क्या शैल लिखा हो तो क्या हमेशा बोलते हैं हम कि नहीं करना ही पड़ेगा, और मे लिखा हो मतलब हमेशा मैंडेटरी कभी नहीं है, कभी भी नहीं है। मे मतलब मुझे पता है कि तुम लोगों को पता है कि करना हो तो करो, तो मे का मतलब कभी भी मैंडेटरी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है बच्चे, होता है कई बार। इंटरप्रिटेशन रूल्स में समझो, मे और शैल का बेसिक लॉ में हमेशा यही होता है जो तुम्हें पता है, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत यूनिक केसेस हैं या यूनिक प्रोविजंस आई वुड से कि ऐसे कई सेक्शंस हैं जहां पे लिखा हो मे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको जजमेंट में यूज किया है कि ये तो आपको करना ही था, ठीक है। क्योंकि वहां मे लिखा था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो छूट जाओगे। क्यों बच्चे, क्योंकि इंटेंशन ऑफ द लॉ, पर्पस ऑफ द लॉ। अब भी पढ़ा वो मिस्चीफ रूल, ड्राफ्टमेंट से गलती हो गई, उसने मे लिख दिया, वहां पे शैल लिखना था। तो बस ये चीज अंडरस्टैंड करो कि मे मतलब लिखा है, मे यूज्ड इन अ प्रोविजन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंप्लायंस एंड ग्रेविटी ऑफ नॉन कंप्लायंस। द स्टैंडर्ड रूल क्या बोलता है, शैल इज मैंडेटरी एंड प्रोविजन कंटेन मे इज ईदर परमिसिव और डिस्क्रिशनरी। अभी तक तुमको हिंदी में समझता था करना है कर सकते हो, तो मे मतलब परमिसिव या फिर डिस्क्रिशनरी, शैल मतलब मैंडेटरी। ये स्टैंडर्ड रूल है, लेकिन एक एक्सेप्शनल बोलो या फिर ड्राफ्टमेंट की गलती
बोलो या इंटरप्रिटेशन को इंटेंशन अप्लाई करते टाइम तुम्हें मे को भी मैंडेटरी कवर करना पड़ सकता है और शैल को डिस्क्रिशनरी और परमिसिव में भी कवर करना पड़ सकता है. However, this rule cannot be applied in all situations while interpreting a statute. तो स्टैंडर्ड रूल तो ये है, लेकिन जनरली कुछ केसेस, कुछ यूनिक प्रोविजंस में ये हमेशा अप्लाई नहीं होता. इसमें फिर लिखा है shall is used even if the nature of the provision is permissive or discretion, और may is used when the nature of provision is mandatory. ठीक है. अब यूज एंड और ये मैंने क्लास के फर्स्ट डे ही बता दिया था. एंड और क्या होते हैं. एंड मतलब बच्चे साथ में ही करना है, और मतलब दिस और दिस. अब लिखने के लिए एंड इज कंजक्टिव, कनेक्ट्स वर्ड, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑफ अ सेंटेंस. एंड क्या करता है, कनेक्ट करता है. और क्या करता है, डिसकंजक्टिव. ठीक है, डिसजंक्टिव, यानी सेपरेट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इन अ सेंटेंस. इतना ही उन्होंने एक्सप्लेन किया. ठीक है. अब इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोवाइजो अभी समझा हमने. प्रोवाइजो यानी नीचे प्रोवाइडेड दैट करके लिखा होगा, या फिर कोई एक्सेप्शन, वही लिखा हुआ है. प्रोवाइडेड इज कॉल्ड प्रोवाइजो. ठीक है. The term proviso is defined as a clause making some condition or stipulation. और भी चीज पढ़ी कि प्रोवाइजो को हमने एक्सेप्शन भी कवर किया हुआ है या फिर कोई कंडीशन. एक सेक्शन के नीचे अगर प्रोवाइडेड लिखा है तो वो या तो कंडीशन बता रहे हैं या फिर कोई एक्सेप्शन बता रहे हैं. A clause, a statute, deed or other legal document introducing a qualification or a condition to some other provision, frequently one immediately preceding the proviso itself. मतलब एक के बाद दूसरा, तो जो दूसरा लिखा है वो अल्टीमेटली उसको प्रीसीड कर देता है. जब प्राइवेट कंपनी एक सेक्शन पढ़ोगे कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट के रूल्स है, नीचे लिख दिया प्रोवाइडेड दैट दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड के केस में वो चीज प्रीसीड हो जाएगी. वो रूल्स उसको अप्लाई करना है क्या, नहीं करना है. प्राइवेट लिमिटेड में से वो प्रोवाइडेड पढ़ लिया अगर कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल, तो तुम्हारे लिए प्रीसीडिंग सेक्शन वो हो जाएगा, क्योंकि तुम प्राइवेट लिमिटेड के लिए वो ढूंढ रहे थे. तो उसका मतलब यही होता है. जब एक्सेप्शंस पढ़ते हो कोई भी चीज के, तो कोई अगर तुम्हारा ऐसा मैटर है जो एक्सेप्शन के साथ चल रहा है, तो फिर तुम ऊपर वाला सेक्शन देखोगे क्या, नहीं देखोगे. सीधे सीधे वही चीज अप्लाई करोगे और उसको ले लोगे. ठीक है. Normally, a proviso is meant to be an exception to something within the main enactment or to qualify something enacted therein, which but for the proviso would be within the purview of the enactment. वो जो provided बात है वो कहीं ना कहीं एक्ट को कवर कर रही है, उसकी कॉन्ट्रडिक्ट में नहीं जाती है. प्राइवेट कंपनीज को तो हमने वैसे भी चीजें देखी कि बहुत सारी चीजें छोड़ रखी, तो अगर प्रोवाइजो में वो अगर मेंशन कर रहे हैं तो वो एनैक्टमेंट, वो एक्ट में कवर होती है. ठीक है. In some cases, proviso may be an exception to the main provision, though it cannot be inconsistent what it is expressed in the main provision. मतलब main provision की बेइज्जती कभी नहीं करता है, वो इसके साथ inconsistent नहीं जाता है. बस एक exception हो जाता है कि हमारे केस में ये चीजें applicable नहीं होंगी, या हमारे केस में उल्टा हो जाता है. ठीक है. A general rule is constructing an enactment containing a proviso. It is proper to construe the provision together without making either of them redundant. मतलब जब भी कोई लॉ मेकर लॉ बनाएगा तो वो सेक्शन लिखेगा. ठीक है. सेक्शन लिखने के बाद अगर वो प्रोवाइजो लिख रहा है तो वो ऐसा ना लिखे कि वो सेक्शन भी हट जाए और वो प्रोवाइजो भी हट जाए. तो उसको इतनी क्लियरली मेंशन करो कि तुम्हारा सेक्शन भी कवर हो, उसकी भी इज्जत रहे और तुम्हारे प्रोवाइजो की भी इज्जत रहे. ठीक है. डीमिंग प्रोविजन. डीमिंग प्रोविजन समझते हो, कई बार डीम्ड चीज आ जाती है कि ये मान लिया जाएगा कि यहाँ पे ये चीज एप्लीकेबल है, ये मान लिया जाएगा कि ये चीज यहाँ डीम्ड, मतलब डीमिंग प्रोविजन. तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जो ऑब्वियस होते हैं, डीम्ड होते हैं. ठीक है. The provision of a statute which contains the word deemed is called deeming provision or legal faction. अगर उसमें लिख दिया है कि it is deemed that, एग्जाम्पल ले लो पर्सन की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में या कोई भी एक्ट में. पर्सन की डेफिनेशन में वो सीधे दे देते हैं कंपनी, HUF, पार्टनरशिप फर्म. तो इसमें डीम्ड नहीं होगा कि ह्यूमन बीइंग होगा. जरूरी है आपको हर जगह इंडिविजुअल लिखना? जरूरी है क्या? पर्सन की डेफिनेशन में अगर इंडिविजुअल नहीं लिखा तो पर्सन का जनरल मीनिंग क्या होता है, हम ह्यूमन बीइंग. तो अगर उन्होंने इंडिविजुअल नहीं भी मेंशन किया तो वो डीम्ड होगा. अगर उसमें नहीं है तो तुम इंटरप्रेट क्या करोगे बच्चे कि इंडिविजुअल आएगा. मैम पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल कैसे नहीं आएगा? ठीक है. एक सुप्रीम कोर्ट भी उस सेक्शन में कवर करने की कोशिश करेगा, तो वो एक क्या हो जाते हैं, डीम्ड प्रोविजन. डीम्ड मींस टू रिगार्ड, टू कंसिडर समथिंग इन अ स्पेसिफाइड वे, टू ट्रीट समथिंग एज इट वाज समथिंग एल्स, अज्यूमिंग अ फैक्ट व्हिच डज नॉट रियली एग्जिस्ट. जब कोई चीज नहीं थी तुमने अज्यूम किया कि ये चीज एग्जिस्ट करती है. इसमें एग्जांपल दिया है, इफ एन ऑफेंस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट इज हेल्ड कॉन्ट्रावेंशन. ठीक है.
अब क्या बोल रहे हैं वो, इफ एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ ऑफिस ने कोई गलती की है, एक एनी ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब आईटेक्स है, एक इंस्टीट्यूट है, आईटेक्स ने गलती की है। आईटेक्स एक इंस्टीट्यूट है जो रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी है, आईटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, सीएस दुनिया प्राइवेट। अब इनको तुम क्या बोलोगे, इस कंपनी ने गलती की है, तो उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो स्टाफ है, क्या वो ऑफिस आ सकते हैं क्या? बच्चे ये ऑफिस पे पनिशमेंट लगी हुई है, ये ऑफिस में ताला लगा है, पनिशमेंट है, तो वो डीम्ड है ना कि भाई तुम भी पनिश्ड हो, तुम भी काम पे नहीं आ सकते। ये प्लेस ऑफ ऑफिस खुद चलती है, अपन चलाते हैं, ठीक है। तो ये डीम्ड होगा, ये तो तुम एक जनरल बच्चा भी अज्यूम करेगा कि यहाँ पे काम करने वाले लोग नहीं आ सकते ना, वो पनिश्ड इस वे में इनडायरेक्टली, ठीक है। और अल्टीमेटली तुमको ये भी पता है कि तुमने मुझे खुद बताया था कि मैम कंपनी गलती करती है तो उनके ऑफिसर्स एंड डिफॉल्ट पकड़ते हैं, उनके प्रमोटर को हम पकड़ते हैं, उनके डायरेक्टर्स को पकड़ते हैं, उनके कंपनी सेक्रेटरी को पकड़ते हैं। ये तुम्हारे ही आंसर्स थे ना। तो ये कैसे आए बच्चे, क्योंकि ये डीम्ड है। मैम ऑफिस को थोड़ी जेल डालेंगे, हम ऑफिस से थोड़ी पैसे लेंगे, हम आखिर उनके डायरेक्टर्स से बोलेंगे अपनी कंपनी से पैसे दो और जेल तुम जाओ, ठीक है। तो ये प्रोविजन के अंदर लिखा है, तो इसमें डायरेक्टर, पार्टनर, रिलेटिव्स, फर्म, प्राइवेट कंपनी और द मैनेजर कंसर्न शैल बी डीम्ड टू बी हैव वेकेटेड हिज ऑफिस, ठीक है। क्योंकि उस ऑफिस पे हमने ताला लगाया है तो उन सबका ऑफिस छूट गया, तो ये डीम्ड है ना कि वो लोग भी नहीं आ सकते। अब रेपिगेंसी विद अदर स्टैट, अभी हमने पढ़ा रेफरेंस विद अदर स्टैट्यूट्स, एज इट इज वही लिखा है। बहुत सारी जगह पे तुमको दूसरे दूसरे सेक्शंस के, दूसरे दूसरे एक्ट्स के प्रोविजंस अप्लाई करने पड़ते हैं, वही उसकी क्या रेपिगेंसी, क्योंकि हमें उनसे उनके रेफरेंस से हमें इसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल प्रोविजन एंड स्पेशल, ये तो तुम सब मुझे बताते हो, जनरल प्रोविजन और स्पेशल प्रोविजन, वो जनरल और स्पेसिफिक मतलब जब स्पेशली दिया हो। तुम ही खुद बोलते हो मैम ये जनरल चीज है और ये स्पेशल चीज है, मैम ये एक्सेप्शन है, ये तो जनरल चीज है, ठीक है। अब another well known rule of construction is general provision yield to special provision. The rule that general provision should yield to specific is not an arbitrary principle made by lawyers and judges, but springs from upon common understanding that when same person given two directions, one covering a large number of matters, that is general, ठीक है। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ेंगे जनरल ऑफर और स्पेशल ऑफर, सुना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। जनरल ऑफर यानी जनरल पब्लिक के लिए, अगर मैंने पेपर में न्यूज डाल दी कि मेरा डॉग घूम गया है, उसको ढूंढ के लाओ, जो जो लेके आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, 10,000 रुपए देंगे, तो ये क्या हो गया, जनरल ऑफर, जनरल पब्लिक। अगर मैंने सिर्फ अपने वर्कर को बोला मेरे डॉग को लेके आओ, तुम लेके आओगे तो तुम्हें 10,000, तो ये स्पेशल ऑफर। तो जनरल लार्ज नंबर ऑफ लोगों को कवर करने की होता है, तो स्पेशल स्पेसिफिक, अभी तुमने मुझे बताया। एंड अनदर टू ओनली some of them, his intention is that later discretion should prevail as regards thus these, while as regards all rest of earlier discretion should have effect। इसका मतलब बच्चे कि हमेशा आप जनरल पे ही जाते हो, जनरल प्रोविजन पे ही कवर करते हो, पर जब स्पेशल पढ़ते हो तो फिर हम उधर पे प्रिवेल कर देते हैं जनरल की, क्योंकि स्पेशल केस में हमें सिर्फ स्पेशल प्रोविजन ही करना है, जहां पे मेंशन किया है कि किन किन लोगों को ये स्पेशल प्रोविजन अप्लाई होगा। तो तुम क्या जनरल करोगे तब नहीं, तब तुम स्पेशल प्रोविजन में जाते हो, ठीक है, कि उस चीज का स्पेसिफिक प्रोविजन क्या बोलता है। कंपनीज एक्ट पे अभी एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसमें वो चीज मेंशन्ड है। अब अगर उसमें कोई ऑफेंस की बात आई तो तुम आईपीसी खोलोगे कि स्पेशल सेक्शन क्या बोलता है, ठीक है। कंपनीज एक्ट तो कवर हो गया, पर स्पेशल सेक्शन क्या होता है, तो स्पेशल सेक्शन है क्योंकि ऑफेंस है तो तब वो प्रिवेल कर जाएगा, तो वो चीज, ठीक है। सोशली बेनिफिट construction, for sure a true interpretation of all statute in general be penal or beneficial or restrictive or enlarging a common law। मतलब कि बच्चे लॉ जो है हमारा क्या क्या बताता है, या तो पेनाल्टी या किसी का बेनिफिट में होता है, या हमको कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, या फिर हमारे ही लिए कुछ भी इंटरेस्ट के लिए कोई भी चीज एनलार्ज करते हैं वो। 4 थिंग्स टू बी डिस्कस्ड, ये हमने पढ़ा है कौन से रूल में बच्चे, पहले पूछते हैं कि व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट। दूसरा कौन सा, हेडसन रूल था, उसमें था क्या, मिसचीफ में था कि रीजनेबल में था, कॉमन लॉ को अगर यह है ना मिसचीफ में, हेडसन रूल याद है मुझे,
ठीक है, हेडसन रूल में भी हमने यही पढ़ा था, वही 4 क्वेश्चन है। वो सोशली बेनिफिट है कि व्हाट पर्पस वाज लॉ मेड, कौन सी रेमेडी थी, व्हाट वाज द रीजन फॉर द रेमेडी और व्हाट वाज द मिसचीफ एंड डिफेक्ट इन द लॉ। ये 4 क्वेश्चंस पहले आते थे, वही एक इंटरप्रिटेशन का तरीका है। अगर वो चीज नहीं क्लियर हो पाती है तो तुम मिसचीफ रूल लगाते हो और अपना एक रीजनेबल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू जजेस वहां पे देते हैं, वो चीज है इसमें। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछे सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन तो यहां पे तुम्हें वो हेडसन रूल लगाना है। ठीक है, आ गई। इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉज, हमने कौन कौन से प्रोसीजर लॉ पढ़ लिए अभी तक? आईपीसी इज नॉट प्रोसीजर, सीआरपीसी इज प्रोसीजरल और सीपीसी सिविल प्रोसीजर। ये लोग प्रोसीजर कोड्स, ये क्या बताते हैं तुमको? प्रोसीजर्स, कैसे तुम्हें अपने रेमेडी को कवर करना है। भाई रेमेडी तुम्हें सब्सटैंटिव लॉ में बता दी, लेकिन वो रेमेडी मिलेगी कैसे, उसका प्रोसीजर क्या है, सिविल केसेस को कैसे सिविल कोर्ट के पास ले जाना है, वो प्रोसीजर लॉ में कवर होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फिस्कल एंड टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, और एक और टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और फिर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टैट्यूट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। एक बार हम कल ये टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे। इसके बाद जनरल क्लॉजेस भी है ना।